हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देव सर पर। तो दोस्तों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये दूसरा मॉडल पेपर है। पहला मॉडल पेपर आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर बेसिक की क्लासें भी जो हिंदी साहित्य की हैं वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बेसिक का जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है ना, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपका हिंदी साहित्य का करा दिया गया है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताइएगा कि आपका जो स्कोर जा रहा है 125 क्वेश्चन में, वो आपका स्कोर कितना जा रहा है। हमें भी पता चले कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कितनी तैयारी है, ठीक है। और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है। ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये एक गीत काव्य रचना है जो कि प्रकाशित हुई थी आपके 1920 को। कब? 1920 में ये प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां हैं, ये किस रचना से ली गई हैं। यहाँ पर जो आपका पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, तो आपकी सरोज स्मृति से ली गई है। किससे ली गई है? सरोज स्मृति। अब ये सरोज स्मृति जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। याद रखिए, इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन। दोस्तों यहाँ पर ये चीज जरूर याद रखिएगा कि जो प्रथम और अंतिम, मतलब हिंदी साहित्य में जैसे प्रथम कहानी, अंतिम कहानी, या किसी भी कह सकते हैं लेखक की प्रथम कहानी है ना, या प्रथम उपन्यास, ये चीजें आपको जरूर याद रखिएगा। प्रथम जो शब्द होता है और अंतिम, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, चाहे वो रचना हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, है ना, या किसी भी कवि के बारे में पूछ सकता है। तो इसको एक अलग से नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है, तो आंसर सी हो जाएगा निहार। क्या हो जाएगा? निहार। यहाँ पर याद रखिए, जो निहार है ये 1930 में लिखा था, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी हो जाएगा। अगला दिया गया है बादल राग के रचयिता हैं। बादल राग के रचयिता, तो बादल राग के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आकाश गंगा काव्य संग्रह है। तो आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है किसका है, यहाँ पर देखिए आकाश गंगा है राम कुमार वर्मा। किसका है, तो राम कुमार वर्मा, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, हमेशा से पूछा गया है क्वेश्चन आपका है। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। छायावादी युग का प्रवर्तक जो कहा गया है वो आपके किसे, तो आपके जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। और इनकी अगर पूछे कि सर्वप्रथम एक रचना है झरना, है ना, झरना में सर्वप्रथम इन्होंने छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश यहाँ पर किया था दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम प्रभात, क्या प्रथम प्रभात ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, तो आप कहेंगे प्रथम प्रभात ये है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग किसकी रचना है, तो याद रखिए धर्मवीर भारती। आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर धर्मवीर भारती, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है। यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए देश हितैषणा। क्या हो जाएगा? देश हितैषणा। ये भावना जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो हरिश्चंद्र की देश हितैषणा ये भावना की आदर्श कृति, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पर कार्यावस्था के अंतर्गत आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो दिया है उत्पाद है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो नाटक में शुरू से आरंभ तक जारी रहने वाला जो व्यापार कार्य होता है उसे कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका यहाँ पर डी नंबर है, ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये है आपका अंधा युग। याद रखिए धर्मवीर भारती द्वारा रचित ये अंधा युग जो है, इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित आपका है ना। याद रखिए इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए कि नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, तो आंसर बनेगा बी 4 प्रकार से। कितने? 4 प्रकार से। अब ये 4 प्रकार क्या होते हैं, तो आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इनके रूप जो होते हैं नाटक में अभिनय के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है
बकरी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? बकरी नाटक। और बकरी नाटक के रचयिता है दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित नाटक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सर्वेश्वर दयाल, इनका ये क्या है? नाटक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संयोगिता स्वयंवर है। संयोगिता स्वयंवर है, यहाँ पर ये एक नाटक है। ये जो आपका है संयुक्ता स्वयंवर है, ये एक नाटक है जो भारतीय युगीन लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा है? तो संयोगिता स्वयंवर है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानश्रेय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार इनमें से क्या है? ज्ञानश्रेय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, अद्वैतवाद है। क्या है? अद्वैतवाद है, आंसर डी बनेगा। अगला है ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार ये मलूक दास हैं, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, मलूक दास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक इनमें से ये है हित हरिवंश। कौन है? तो आपके हित हरिवंश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। याद रखिए, इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या वल्लभ संप्रदाय पूछा गया है, हमने देखो क्या बताया, यहाँ पर राधा वल्लभ संप्रदाय है तो आपका हित हरिवंश हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लेता वल्लभ संप्रदाय के, तो वल्लभ संप्रदाय के हो जाते कौन? तो आपके वल्लभाचार्य। दोनों को याद रखिएगा, गलतियां बहुत हो जाती हैं, क्योंकि ये गलतियां तभी होती हैं जब लोग पढ़ते नहीं हैं, एग्जाम के समय पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, उन्हीं से गलतियां होती हैं। लेकिन जो दिल से मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, अपने माता पिता के कर्तव्य को यहाँ पर आगे ले जाने के लिए, है ना, ऐसे अगर तरीके से मेहनत करता है तो 100% सफलता जरूर मिलती है। देखो यहाँ पर दिया रामानंद किस इस परंपरा में आते हैं? तो जो रामानंद आते हैं ये किस में आते हैं? तो रामानंद याद रखिए रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल ये निबंध जो रचित है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा ना। अशोक के फूल निबंध किसका है? तो आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसे तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है। अगला है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? चलिए यहाँ पर 19 नंबर में याद रखिए बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। क्या हो जाएगा? शिव शंभू के चिट्ठे। यहाँ पर आंसर है आपका डी नंबर है। अगला है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? हमने बताया है कि अष्टछाप को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि अष्टछाप में जो आपके 8 कवि हैं बहुत पूछे जाते हैं। अष्टछाप में 4 भक्त कवि नंददास, गोस्वामी दास, है ना, चित स्वामी और चतुर्बुद्ध दास, ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। जबकि 4 भक्त कौन? कुंभन दास, सूरदास, रामानंद दास और कृष्णदास, ये आचार्य वल्लभ के थे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है, विठलनाथ इसका आंसर होगा। अगला है कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि इनमें से कौन है? तो कृष्ण काव्यधारा के हैं आपके कौन? तो आंसर हो जाएगा सूरदास। आपका जवाब बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? 22 नंबर की अगर बात किया जाए, देखिए सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, है ना, लेकिन दोहावली इन्होंने नहीं लिखा है। दोहावली गोस्वामी तुलसीदास की है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राम भक्ति से है। किससे जुड़ा है? तो राम भक्ति शाखा से जुड़े हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए राम भक्ति से तो आपके हो गए, है ना। राम भक्ति से दोस्तों आपके तुलसीदास भी आपने सुना होगा, है ना। यहाँ पर तुलसीदास, राम भक्ति से तुलसीदास। कृष्ण भक्ति पूछ लेता है शाखा से तो आप कहेंगे सूरदास जुड़े हुए हैं, ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा से आपके कबीरदास आपके हैं, ठीक है, ज्ञान मार्गी से कबीरदास जुड़े हैं। यहाँ पर स्वर सुखी जो आपके हैं स्वसुखी शाखा, तो स्वसुखी शाखा से हैं जीवाराम। कौन है? जीवाराम। देखो काफी डिटेल से आपको समझाते हुए चल रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर निकल जाएंगे तो फिर ज्यादा ज्ञान आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन मिलते जाएं जो अच्छे हैं, तो उनको आप लोग पढ़ते जाएंगे, है ना। बेटर यही होगा कि कम क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो कि संकलित है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा गीतावली में। याद रखिए कि तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना किया है, जो किसमें मिलेगा? तो आपके कृष्ण गीतावली में मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है?
भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की है, तो इसकी भाषा पूछ लिया है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ब्रज भाषा में है। किसमें है? तो आपकी ब्रज भाषा में है। आंसर बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तराकांड है ना उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन को भी पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 26 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। याद रखिए 4 कितने प्राप्त होते हैं? तो 4। देखिए यहाँ पर रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली, ये 4 आपके हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों? भाई क्यों कहा गया है? कहा गया है क्यों? क्योंकि जायस नामक स्थान के ये निवासी थे। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जायस कहाँ पड़ता है? तो रायबरेली उत्तर प्रदेश के पास आपका है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कुतुबन के गुरु का नाम बताइएगा। कुतुबन के गुरु का नाम, तो यहाँ पर देखिए कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। क्या नाम था? शेख बुरहान। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये आपको अलग से मिल जाएंगे, है ना। जो भी आपको नहीं आता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये हमें नहीं आता है, या हम ढूंढ नहीं पाएंगे, या हमारी किताब में नहीं है ना। तो ये छोटे छोटे जो वीडियो होंगे वो आपको शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो चीज़ आपको नहीं मालूम है या आप लोग सोच नहीं, मतलब आप उसे सर्च नहीं कर पाएंगे, या आपके पास वो एसटी मटेरियल नहीं है, तो वो हम आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। देखिए दिया लाल तारा की विधा है। लाल तारा की विधा है तो ये रेखा चित्र है। 29 को ऑप्शन बनेगा क्या कि जो लाल तारा है ये रेखा चित्र है। और किसका? ये राम वृक्ष वेणुपुरी की, ये कह सकते हैं रेखा चित्र है। ठीक है, राम वृक्ष वेणुपुरी की है लाल तारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम बताइए। देखिए हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा पदम पराग। क्या हो जाएगा? पदम पराग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है ललित ललाम। क्या हो जाएगा? ललित ललाम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मतीराम की भाषा बताइए। मतीराम की भाषा पूछे तो साहित्यिक ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? साहित्यिक ब्रज भाषा, इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है और ये है आपके याद रखिए कृष्ण चरित है। क्या है? तो आपके कृष्ण चरित इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि चिंतामणि द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य ये कृष्ण चरित, रामायण और आपके रामाश्वमेघ जो कि चिंतामणि के कुल 9 ग्रंथों की रचना की है। तो इसका आंसर आपका बनेगा नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन कवि पूछा गया है, तो जवाब इनमें से आपको बनेगा सी नंबर है। ये है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि इनमें से कौन है? तो ये आपके बिहारी हैं। कौन है आपके? बिहारी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये किस में आते हैं, तो आप कहेंगे कि ये आपके रीत सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि भूषण रीत काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण के पूछा गया है तो आप भूषण के अंतर्गत बताएंगे क्या? 36 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा रीतबद्ध काव्यधारा। क्या हो जाएगा? रीतबद्ध काव्यधारा यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और इस समय के जो जितने भी आपके कवि रहे हैं वो कहीं ना किसी राजा के अधीन रहकर कविताएं करते थे। अगला हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। हिंदी प्रदीप के संपादक पूछा गया है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार उपन्यासकार ये रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक काल के प्रसिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर देखा जाए तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। मतलब जो गद्य है इसको साहित्य के सशक्त माध्यम से क्या किया है? उसे प्रतिष्ठित किया है। इसका आंसर बी बनेगा। अगला है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइएगा। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये दोस्तों हैं मिश्र बंधु आपके हैं, है ना, जो कि यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में ये हैं मिश्र बंधु विनोद के रूप में ये 3 आपके हैं। अगला है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक पूछा गया है, तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर ये बन जाएगा। अगला है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर 41 नंबर की अगर बात किया जाए तो ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है?
ये कहानी है, ठीक है। परमात्मा का कुत्ता जो है ये कहानी है, और इस कहानीकार के जो कहानीकार हैं वो आपके मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसका जो आंसर हो गया वो आपका बी नंबर है, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा, सबसे पहली बात होती है कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे विद्यापति। और जब विद्यापति आ गए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि विद्यापति की भाषा इनमें से जो आपकी है वो आपकी हो जाएगी कौन सी? तो अव्वाहट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अव्वाहट हो जाएगा, अव्वाहट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आंसर दिया गया है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, मतलब जो गद्य और पद्य में होते हैं उसे चंपू काव्य कहते ही हैं। और इनमें से जो आपका है कौन? तो आपका वर्ण रत्नाकर। कौन है? वर्ण रत्नाकर है। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये आपके जो 45 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता जो प्रदान किया है वो आपके भरत मुनि ने प्रदान किया है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। और मतलब देखा जाए तो इनके प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र, उसके अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर 5 वेद के रूप में नाटक वेद की रचना किया है। अगला है कि धन्य क्या दिया है? ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक की शताब्दी का ग्रंथ है। यहाँ पर आंसर बनेगा सी, ये 9वीं शताब्दी का है। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। और इसकी जो रचना किया है वो आनंदवर्धन ने किया है। किसने किया है? आनंदवर्धन ने किया है। अगला है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो किया वो किसने किया था? चलिए बताइएगा 48 नंबर में। तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये आनंदवर्धन है। याद रखिए, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या आपके आनंदवर्धन ने किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला से दिया गया है, इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? तो यहाँ पर देखिए धूमिल की रचना है वो आपकी है कल सुनना मुझे। क्या हो जाएगा? कल सुनना मुझे यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। ये सुदामा पांडे धूमिल की ये रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है संशय की एक रात के लेखक इनमें से कौन है? संशय की एक रात के लेखक इनमें से कौन बनेंगे? तो ये है आपके नरेश मेहता। क्या हो जाएगा? डी नंबर नरेश मेहता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन साये में धूप का विकृति के रचयिता है? साये में धूप का विकृति के रचयिता यहाँ पर बी हो जाएगा दुष्यंत कुमार। यहाँ पर याद रखिए, साये में धूप ये काव्य कृति के किसकी है? तो आपके दुष्यंत कुमार की है, जिन्हें त्यागी या परदेसी के नाम से जाना जाता है। जो दुष्यंत कुमार हैं इनको त्यागी या परदेसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या? अज्ञे की है। किसकी रचना है? तो आपकी अज्ञे जी की रचना है, याद रखिएगा, अज्ञे जी की रचना है। अगला है कि कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? देखिए यहाँ पर है नाश और निर्माण, है ना। यहाँ पर शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, ये बुनी हुई रस्सी आपकी नहीं है। देखिए यहाँ पर 53 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बुनी हुई रस्सी जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? तो आपके भवानी प्रसाद मिश्र की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे सुकुल की बीवी किसकी रचना है? सुकुल की बीवी ये किसकी रचना है? तो ये रचना है ऑप्शन यहाँ पर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसके है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कहानियों में, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कहानियों में कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार के द्वारा कृत है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा एक कृत कहानी आपकी पाजेब। क्या नाम है? तो जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी का नाम है पाजेब। क्या नाम है? पाजेब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम कहानी जो मानते हैं, यह मानते हैं ऑप्शन बी आपके इंदुमती को मानते हैं। किसे मानते हैं? इंदुमती को मानते हैं, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही क्रम इनमें से कौन सा है? देखिए यहाँ पर इनकी कहानी संग्रह जो आपकी छाया जो कि 1912 में आई थी, फिर प्रतिध्वनि आपकी 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में, इसके बाद इंद्रजाल आया था 1936 में। देखिए कोई ऐसा आपको मिल रहा है छाया प्रतिध्वनि, फिर इसके बाद आकाशदीप, फिर आंधी, इंद्रजाल। देखिए ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला है शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन है? शेखर जोशी की रचना यहाँ पर क्या बनेगा? तो ये है आपके कोसी का घटवार। क्या हो जाएगा? कोसी का घटवार, यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर। अगला है कि महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? महाभोज ये किसका है? तो आपके मन्नू भंडारी का क्या है? उपन्यास है, लेकिन है किस पर आधारित है?
तो ये राजनीतिक पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो राजनीतिक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे। कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्हें छायावाद का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। अगला है द्विवेदी युग की कविता इनमें से कौन है? द्विवेदी युग की कविता इनमें से कौन है? तो ये रचना है जो कविता है वह उपदेशात्मक एवं इतवृत्तात्मक। क्या है? उपदेशात्मक एवं इतवृत्तात्मक है। इसका आंसर है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास। देखिए, इनका यह अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र। हमने बताया था मंगलसूत्र के बगैर जो शादी होती है वो अधूरी होती है ना। तो यहाँ पर अधूरा है क्या? मंगलसूत्र। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। खंजन नयन के रचनाकार में से कौन है? खंजन नयन के रचनाकार में से कौन बनेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा डी हो जाएगा अमृतलाल नागर। कौन है? आपके अमृतलाल नागर। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निपुणिका हजारीप्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र हैं? निपुणिका हजारीप्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र हैं? 64 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा। 64 का आंसर क्या बनेगा? बाण भट्ट की आत्मकथा। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या था? चलिए, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या था? यहाँ पर 65 नंबर की अगर बात करें, यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर 65 नंबर में वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर सोना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी सोना। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। मुख्य पात्र होरी था और होरी की दो बेटियां थीं जिसमें से एक का नाम था सोना और दूसरे का नाम था रूपा। ठीक है, गोदान में और भी पात्र हैं जैसे धनिया, गोबर, धुनिया, भोला राय साहब, मेहता, मालती खन्ना, दाता दीन, ये आपके और भी पात्र हैं। लेकिन इनमें जो होरी थी इनकी दो बेटियां थीं जिनका नाम था सोना और दूसरे का नाम था रूपा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेताल 25वीं उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? बेताल 25वीं उपन्यास के लेखक, यहाँ पर 66 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बेताल भट्ट। कौन है? बेताल भट्ट। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसमें बेताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह है जो कि अपने में से एक अनेक गूढ़ रहस्य क्या करती है भाई? छिपाए हुए है। अगला है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो आवारा मसीहा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, यहाँ पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं इनकी जीवनी पर आधारित क्या है? ये उपन्यास है। अगला गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? चलिए, अभी देखो हमने बताया भी था, है ना। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बहु बनता है, मतलब प्रेमचंद से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ पर जो 68 का ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा गोदान से है। अब देखिए गोदान में हमने बताया किसको किसको याद रखना है। गोदान जो कि 1936 में ये उपन्यास इनका आया था जिसमें से मुख्य रूप से आपका मेन जो आपके हैं वो आपके कौन है? होरी। ठीक है, और होरी की दो बेटियां थी आपकी कौन? सोना और रूपा। इसके बाद अदर आपके गोदान में कौन है? तो आपके धनिया, फिर गोबर, फिर धुनिया, भोला राय साहब, मेहता, मालती खन्ना और दाता दीन, ये आपके अदर पात्र हैं। अगला है कुल्ली भाट उपन्यास है। कुल्ली भाट उपन्यास है, ये उपन्यास है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो सरकटी लाश ये गोपाल राम गहमरी नाम, देखिए क्या नाम है? गोपाल राम गहमरी। यहाँ पर जो 70 का ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और भी इनके कह सकते हैं अदर जैसे ये क्या होता है? सरकटी लाश, जासूस की भूल, है ना, जासूस पर जासूसी, ये कई इनके उपन्यास आपके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी यात्रा के यात्रावृत्तकार कौन है? और जब बात आती यात्रा में तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। यहाँ पर 71 का ऑप्शन हो जाएगा हमारी यात्रा के यात्राकार कौन है? तो याद रखिएगा लोचन प्रसाद पांडे। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। महादेव वर्मा ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? महादेव वर्मा ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? 72 का ऑप्शन भी हो जाए आपके गाय पर। किस पर लिखा है? तो गाय पर लिखा है। गाय को ही गौरा कहा गया है इसमें, मतलब मेरा परिवार, मतलब कह सकते हैं कि महादेव वर्मा ने अपने संस्मरण मेरा परिवार, इनका संस्मरण का नाम क्या है? मेरा परिवार, इसमें गाय को ही कहा गया है गौरा, इसके संबंध में लिखा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन जो बनेगा क्या हो जाएगा? चलिए 73 नंबर का अगर बात किया जाए तो आंसर सी हो जाए आपके कलकत्ता से। कहाँ से? तो आपके कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाए उसे कहते हैं स्रोत भाषा। क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। याद रखिएगा स्रोत भाषा हो जाएगा। अगला है हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, 14 सितंबर 1949, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है?
76 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर पश्चिमी हिंदी। क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा किसमें आती है, पश्चिमी हिंदी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी की जो आपकी बोलियां हैं उनमें से 5 महत्वपूर्ण बोलियां हैं, है ना, उसमें से ब्रजभाषा आपकी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती हैं। अब पूर्वी हिंदी में आती है कौन सी, तो आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए जयपुरी तो आपकी आएगी नहीं, है ना, जयपुरी तो आपकी आएगी नहीं क्योंकि राजस्थानी हिंदी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर अनुतान, है ना, अनुतान कहते हैं। जैसे ढोलक होती है, बजाया जाता है, तो ढोलक को जब चढ़ाव उतार होता है तो उसी को भी बोलते हैं अनुतांग, और यहाँ पर भाषा को बोलते समय वाले होने वाले उतार चढ़ाव को बोलते हैं अनुतान। अगला है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये आपने पढ़ा होगा क्या, यहाँ पर आपने महाप्राण व्यंजन पढ़ा है। आंसर बनेगा आपका ए नंबर। महाप्राण होते हैं किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और पहला, तीसरा, पांचवा होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए माँ के साथ आधा क्या है, मतलब पूरा बा है और आधा क्या है, माँ है। जब ऐसा शब्द होता है तो इसे कहा जाता है क्या, इसे बोलते हैं संप्रक्त ध्वनि। क्या बोलते हैं, संप्रक्त ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, परिभाषा होती है कि जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो वो संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। अब इसमें संबल में क्या है कि माँ और बा दोनों क्या हो गए हैं, संयुक्त हो गए हैं, तो यहाँ पर संप्रक्त हो गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 81 का ऑप्शन है, यहाँ पर 81 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा क्या, अंक और आहा, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर हो जाएगा, अंक और आहा हो जाएगा। अगला है कि सिर पे बैठो काग आँख दो खात निकारत पंक्ति में रस। अब ये आपका ऐसा उदाहरण है कि एकमात्र ऐसा उदाहरण होता है जिसको देखने से पता चल जाता है कि सिर पर बैठो काग मतलब कौवा है, आंखें खा रहा है, निकाल रहा है, तो आपको घृणा आएगी। जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी होती है, मतलब जानवर वगैरह होते हैं, तो ये विवश होता है, घृणा होती है ना। आंसर आपका ये बनेगा। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, 83 नंबर में निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो आप कहेंगे शांत का, है ना। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो बी रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सी, यहाँ पर उत्साह हो जाएगा सी नंबर। अगला है सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए सुब्रन के 3 अर्थ होते हैं, एक तो कवि है, व्यभिचारी और चोर। कवि के लिए सुंदर अक्षर की जरूरत होती है, वर्णों की जरूरत होती है। चोर को क्या होता है, सोना वगैरह चाहिए। व्यभिचारी को सुंदर स्त्री चाहिए और चोर को क्या चाहिए, सोना वगैरह। मतलब यहाँ पर सुब्रन के 3 अर्थ यहाँ पर निकाले जाएंगे, तो शब्द एक हो अर्थ अनेक हो उसे कहते हैं श्लेष। ऑप्शन बनेगा पहले नंबर। अगला है कि उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए उपमा अलंकार के पूछे कितने अंग हैं, तो आप कहेंगे 4 अंग हैं, और इनमें से क्या होता है किसी एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर प्लुतोपमा कहते हैं। ये उपमा का ही पार्ट है, उपमा अलंकार के ही क्या है, पार्ट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लुतोपमा, और समझ बनेगा बी नंबर। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास कौन सा अलंकार है, 87 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। 87 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर राम रूपी घनश्याम, है ना, राम रूपी जो आपके घनश्याम, राम और घनश्याम के एक प्रकार से एक छुपा हुआ क्या है, एक डैश है जो कि एक रूपता को दर्शा रहा है। क्या, राम रूपी घनश्याम, घनश्याम होता है, घनश्याम कहा जाता है मेघ को, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर ए हो गया। अगला है छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं। कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा दोहा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। 89 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 89 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सवैया एक क्या है, मात्रिक छंद। ये गलत दिया है क्योंकि इसमें वर्णिक छंद होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, है ना। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख भेद है। ब्रजभाषा के एक बहुत प्रचलित आपका छंद है ना, क्या, सवैया। हरिगीत का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होता है, तो हरिगीत का में मात्राएं होती हैं दोस्तों 28 होती हैं। यति मतलब होता है जहाँ पर रुका जाए, और रुका जाता है 16 और 12 पर, तो आंसर बनेगा बी नंबर। व्यवहार का संविच्छेद करिएगा, व्यवहार का संविच्छेद करेंगे तो बनेगा विधन, यहाँ पर अवधन हार, मतलब इसमें 2 उपसर्ग निकलेंगे, इसका मूल शब्द निकल कर आ रहा है, यहाँ पर कौन सा, हार निकल कर आ रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यण संधि है, क्या है, यण संधि है, याद रखिएगा। अगला है सावधान का संविच्छेद करिए। सावधान में क्या हो जाएगा, सावधान धान तो बनेगा नहीं, है ना, क्या बनेगा, साधन अवधान बनेगा। क्या बनेगा, साधन अवधान बनेगा, और ये दीर्घ संधि है, बड़ा की मात्रा आपकी आई है, और यही बड़ा की मात्रा क्या कर रहा है, दीर्घ संधि को बना रहा है। ऑप्शन डी बनेगा। महर्षि में संधि बताइएगा, महर्षि में महाधन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
महाधन ऋषि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, महाधन ऋषि। और इसमें क्या है, गुण संधि, जिसमें ऋषि आ जाता है वो गुण संधि में है, अर निकलता है अर, और अर वाला जो रूल होता है वो आपकी गुण संधि में। अनुरूप में कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अनु क्या है, उपसर्ग है, और जिस किसी भी समास में उपसर्ग आ जाए वह या अव्यय आ जाए तो उसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन डी बनेगा। आमरण में कौन सा समास है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मरण इसका मूल शब्द है, आ क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो आंसर बी नंबर अव्ययी भाव। आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या है, तो यहाँ पर देखिए 96 का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, विपरीत स्थिति में परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। कहा जाता है ना कि समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी कठिन भी रास्ता होगा तो कभी सरल भी रास्ता होगा, लेकिन आने वाले समय में है ना अपनी मंजिल को पाने के लिए कठिन रास्ता अगर अपनाते हैं तो आने वाली जो जिंदगी होगी आपको सरल होगी। तो अभी आप कठिन मार्ग अपनाइए, शॉर्ट ट्रिक में मत जाइए। किताब का कीड़ा होना इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर है, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला है कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका अर्थ क्या होता है, कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब होता है सारा भेद खोल देना, ऑप्शन ए बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर 99 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये परा है, ये बपरा है, यहाँ पर ये है, मतलब जहाँ भी रा लग जाए ये वाला, या ऐसे रा लग जाए है ना, और या आपका ऊपर रा निकल जाता है तो समझो जहाँ पर ये लग जाता है वो तत्सम होता है, इसमें तो नहीं लगा है तो आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द आपका तद्भव है, चलिए तद्भव यहाँ पर बताना है। उल्लास ये तो आपका तत्सम है, उच्छ्वास भी है, यहाँ पर निश्वास भी आपका है, लेकिन उजास नहीं है, क्या उजास आपका ये दोस्तों क्या है, ये तद्भव है, ठीक है, ये क्या है आपका तद्भव है। अगला है तत्सम शब्द आपका नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपसे तद्भव पूछ लिया गया है, और तद्भव पूछ लिया है तो दोस्तों ये दिया गया है किसन, है ना, कटी है, कर्क है और क्रस का है। देखिए यहाँ पर किसन कन्हैया ये आपका नहीं होता है, ये आपका तद्भव है, आंसर आपका बनेगा नंबर। कह रहा है कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, वर्तमान काल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए पढ़ता है और ता है ती है, किसमें होता है, वर्तमान में होता है। मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है, मेरे हाथ में लेखनी है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, मेरे हाथ में मैं पर, अधिकरण में मैं पर, तो देखिए क्या आंसर हो गया, सी नंबर। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, और जब समय का ज्ञान होता है दोस्तों वहां पर होता है काल, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिएगा, रिक्त स्थान आपको भरना है। कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द का है या स्त्री जाति का हो उसे क्या कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कहेंगे वह शब्द, है ना, मतलब कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ऑप्शन बनेंगे यहाँ पर सी नंबर है। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो देखिए आपका चिल्का झील कैसी है, सब्जी बुंदेली, अनानास कैसा है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर ये पुल्लिंग में आएगा। अगला टिड्डी का बहुवचन क्या होता है, तो टिड्डी का बहुवचन होता है टिड्डी दल, क्या होता है, टिड्डी दल होता है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है यहाँ पर, तो 108 नंबर की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दुष्कर, है ना, जो काम करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दुष्कर कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यहाँ पर बताइएगा कि उपसर्ग रहित शब्द आपसे इनमें से कौन है। चलिए 109 की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आंसर है, तो ये देखिए संयोग में उपसर्ग है, विदेश में भी अत्यधिक में है, सुरेश में है क्या, अगर आप इसमें कुछ निकालना चाहोगे तो ये तो सुरेश को बिगाड़ दोगे आप लोग, और बिगाड़ दोगे तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है ना, आंसर डी हो जाएगा। अगला इनमें से कौन से विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, यहाँ पर देखिए 110 नंबर की अगर बात करें तो अज्ञ का विज्ञ है ना, अपाच्य का कुपाच्य है, शुक्ल का कृष्ण है, बर्बर का शब्द दिया गया है, उचित जोड़ी नहीं है ये आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए बर्बर का शब्द होता है लेकिन अपाच्य का कुपाच्य क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 110 नंबर में वो आपका बी नंबर है, ये जोड़ी आपकी सही नहीं है, ये जोड़ी आपकी सही नहीं है ना। याद रखिए अपाच्य के स्थान पर क्या होगा, सुपाच्य हो जाएगा। अगला है कि ध्वंस का विलोम क्या होता है, तो ध्वंस का होता है निर्माण, ऑप्शन सी बनेगा। अवगाहन शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, अवगाहन मतलब होता है दोस्तों किसी चीज की छानबीन करना, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका डी हो जाएगा छानबीन। अगला है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ वेद को छांटना है, यहाँ पर गुड़ और यहाँ पर दिया है गुण, गुड़ और गुण, यहाँ पर गुड़ जानते हो कि नहीं जानते हो बताइए, गुड़ और कह रहा है गुण, तो भैया अगर गुण की बात करें, अगर इसको कह दो गुड़ ये गन्ने का रस, तो इसको नहीं कह सकते, मतलब यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी वाला, एक मधुर खाद्य और निजी विशेषता, है ना, इसका आंसर सी बनेगा। कह रहे बालको गच्छता, इसका हिंदी में अनुवाद इनमें से क्या होगा बताइएगा, बालको गच्छता, बताइए बालको गच्छता का हिंदी में अनुवाद क्या होगा,
बताइए बालको गच्छता का हिंदी अनुवाद। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दो बालक जाते हैं। क्या बालको दिया है ना, तो ये दो बालक जाते हैं, आंसर आपका डी बनेगा। अगला है दो छात्र पढ़ते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करोगे तो क्या लगोगे, तो यहाँ पर छात्रों कर दीजिए और पढ़ता कर दीजिए। देखिए ऑप्शन हो गया आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति दंडी द्वारा रचित है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 10 कुमार चरित्रम, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। भानुदय का संधिविच्छेद इनमें से क्या है, तो भानुदय का संधिविच्छेद क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा भानुधन उदय। क्या हो जाएगा, भानुधन उदय। विसर्ग लगाया, विसर्ग लगा दीजिए, क्या सिंपल है। देखिए भाई यहाँ पर देखा बहुत ही आसान है, क्योंकि भानुदय को संधिविच्छेद हिंदी में आपने पढ़ा है, विसर्ग दिया, विसर्ग लगा दीजिए, बन गया संस्कृत, आंसर हो गया ए नंबर। अगला दिया गया है श्रुणोति, यहाँ श्रु धातु है, मतलब श्रुणोति यहाँ पर श्रु जो धातु है क्या है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है। ये आपके भवादि गणस्थ है, यहाँ पर आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब सूत्र के अनुसार देखा जाए तो श्रु का हो जाता है स्रा आदेश और सनु हो जाता है इसका प्रत्यय, तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है संस्कृत साहित्य में उपमा प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में उपमा जो प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो आंसर बनेगा डी नंबर, कालिदास की उपमा। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा कि संस्कृत साहित्य में कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, याद रखिए आंसर डी बनेगा। नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है। धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होता है। धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप इनमें से क्या हो जाएगा, तो धेनवे हो जाएगा। धेनवे तथा धनवे दोनों ही रूप आपके बनेंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर है 120 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा, ए और बी। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा। इदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा यहाँ पर, तो देखिए आपका जो रूप नहीं होगा, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय द्विवचन, नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय द्विवचन, लेकिन पुल्लिंग द्वितीय ये जो आपका इसमें ये रूप नहीं होगा। इदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा, कौन, डी वाला। अगला है वसुधैव का विग्रह इनमें से क्या हो जाएगा। इसे अगर आप तोड़ते तो वसुधा निकलेगा, मूल शब्द एव या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर वृद्धि संधि का आंसर है, राइट हो जाएगा, मात्रा भी आपकी लगी हुई है। अगला है नृत्याति धातु है, नृत्याति है ना, नृत्याति ये धातु जो आपकी है ये है दिवादिगढ़। क्या है, दिवादिगढ़ की धातुओं में शयन प्रत्यय होता है। क्या होता है, दिवादिगढ़ में जो धातु होती हैं उनमें शयन प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आसमुद्रम में समास क्या है। आसमुद्रम में समास पूछ लिया है, तो आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अव्ययी भाव में समास, जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें सूत्र होता है आद्यः मर्दाभ्युद्यो। इसमें आपका वैसे भी पता है कि आ उपसर्ग है और उपसर्ग है, तो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। अगला दिया गया है कृदादिगढ़ की धातु नहीं है, तो देखिए कह रहा है क्या दिया है, क्रियादिगढ़ की धातु नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका जो बनेगा 25 नंबर में वो आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, ये धातु नहीं है। यहाँ पर आंसर है आपका, यहाँ पर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, क्रा धातु तनादिगढ़ की है ना, जो क्रा धातु है यहाँ पर आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ क्रा धातु की है, मतलब अगर ये आपका होता है ना, ये अगर आपका दिया है तो इसका मतलब है कि जो क्रा धातु होता है तो आपके तनादि गढ़ की होती, तनादि गढ़ की होती है, और यहाँ पर दिया है क्रा दिया गया है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा सी नंबर। ये थोड़ा सा आपका संस्कृत का आपका है, थोड़ा आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सही है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो गया क्या, सी नंबर। अब आप बताइए कि 125 में आप लोगों को क्या समस्या है, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, या आपको क्या चीज़ नहीं आता है, हिंदी में कौन सा टॉपिक आपको संधि विच्छेद वगैरह इनमें रस में छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, अगर चाहोगे तो अपलोड कर देंगे। वैसे हमारा मेन चैनल है, आपको बताया है कि देव जी के ट्रिक हमारा मेन चैनल है, जहाँ पर जो हमारा परिवार है लगभग 5.5 लाख के ऊपर ही परिवार है, जहाँ पर आपको डेली हिंदी का टेस्ट कराया जाता है ना। तो आप लोग डेली हिंदी टेस्ट रात 8:30 बजे लगा सकते हैं, और उसमें आप ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे है ना, थोड़ा सा सस्ते क्वेश्चन होंगे क्योंकि वो यूपी से रिलेटेड होता है, लेकिन होता घूम फिर के वही चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और डेली यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।